गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बच्चे जानदार हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो बच्चों, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है ये, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आधार मान के हम चल रहे हैं, जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। पहला आप मुझे बताओ, मेरी आवाज क्लियर है? मुझे आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार बता दो सभी बच्चे, यस लिख दो, यस। हाँ, स्पेशल मॉक टेस्ट है, बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, बताने के लिए थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है ना, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। कल जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, कल वो एचसीएफ का क्वेश्चन था, आज एलसीएम का क्वेश्चन है। ये दो ही एग्जाम ऐसे होते हैं, एक तो एसएससी जीडी और एक यूपी पुलिस। कि भी हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी इसका मैसे बताना है या इसका लैसे बताना है। बताइए। 144, 360 और 450 का एलसीएम बताना है बेटा। अच्छा, आपके कमेंटों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कल पढ़ा था। बहुत से बच्चे, मतलब अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भी हाँ, दीपक भाटी सर से प्रैक्टिस सेट कराने हैं। तो बेटा वो अवेलेबल नहीं है ना। बाकी ये है कि आपकी चिंता उन तरीकों को लेकर है जिन तरीकों से आपको पढ़ाया गया है। तो बेटा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें कराई जाएंगी वो उन्हीं तरीकों से कराई जाएंगी, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बच्चे कह रहे हैं 3600। देखो बेटा, भाई हमारे एग्जाम में टाइम कम होता है, तो ये डिवीजन मेथड का तो हम यूज नहीं करेंगे, है ना। टाइम लगेगा इसमें तो। ठीक है, और मैं जानता हूं इस तरीके से सभी बच्चे इसको कर लेंगे, है ना। क्योंकि आज के समय में कक्षा 4 या 5 का ये क्वेश्चन होता है। तो बेटा डिविजिबिलिटी रूल से कुछ होगा। 6 और 3 9, 5 और 4 9, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या ये तो है नहीं। 8 और 4 12, ये भी नहीं है। इन दोनों में मामला फंस गया है। किस किस में मामला फंस गया है? 36 में और 72 में, 36 में और 72 में। ठीक है, तो हालांकि बेटा 3600 का दुगना ही 7200 है। ठीक है, तो फिर हमें किस तरीके पे जाना चाहिए? हमें सबसे बड़ी संख्या यहां 450 दिख रही है, तो जब हम एल्शियम लेते हैं तो 450 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। ठीक है, 25 से तो ये कट रहा है, तो 450 को लिख सकते हैं 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10। बेटा इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, किसी भाई को इसमें कोई शक है? भाई 25 दूनी 50 और 50 निम्मे। ठीक है, बिल्कुल सही गए हैं हम। उसके बाद में मैं आता हूं बेटा 360 पे। 360 क्या होता है बच्चे? 9 चौके 36 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, तो इसको 8 बना लो। 5 मेरे पास में है, 9 भी मेरे पास में है। उसके बाद में आता है 144, तो 144 होता है 16 निम्मे 144। तो बच्चे 16, तो 16 यानी कि बेटा इसको 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और 9 मेरे पास में है। तो यही एल्शियम है बेटा, यही एल्शियम है। इनकी बस गुणा कर दो आप। किस किस की गुणा करोगे? सर ये तो 16 है, सर ये 25 है, और ये कितना है? 9। ठीक है, 16 और 25 की गुणा आती है 400। ठीक है, और ये आया 9, तो 9 चौके 3600। ठीक है बेटा, तो ये एल्शियम लेने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है। बाकी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं बेटा, आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये जो डिवीजन मेथड है, ठीक है, इससे प्रत्येक बच्चा निकाल लेगा, पर कुछ सेकंड फालतू लगेंगे, कुछ सेकंड फालतू लगेंगे। ठीक है, आज कुछ कुछ क्वेश्चन, ये जो 20 क्वेश्चन है उनके बाद में कुछ क्वेश्चन मैंने भी अपनी तरफ से लिए हैं, है ना। क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम लगेगा उनको करने में। चलिए देखो, दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, उनका जो एचसीएफ है वो 28 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? बोलो प्लीज। शाबाश मेरे भाई। दो संख्याओं का अनुपात है 7:11। आपको पता है ये जो रेशो है, इसके बीच से बच्चे में से ही तो गायब होता है। तो डिफरेंस की बात चल रही है, तो 11 में से 7 गए 4। ठीक है, और में से कितना है? 28 है। तो 28 का 4 गुना, 28 का 4 गुना होता है 112। 28 का 4 गुना कितना होता है बच्चों? 112 होता है। ठीक है, चलो देखो बेटा, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, और शहर की जनसंख्या आज कितनी है? 16,000 है, और लगातार 2 साल वृद्धि हुई है। लगातार 2 साल वृद्धि हुई है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी है? हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, 5-5% लगातार 2 बार बढ़ना, तो ये हो गया 10.25%, है ना। अगर आप सक्सेसिव की तरफ जाओगे मेरे बच्चे, कि 5-5% 2 बार बढ़ी है,
तो टोटल कितनी बढ़ी है? 10.25%, है ना। या बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो जनसंख्या 16,000 थी, ठीक है, पहले साल 5% बढ़ी तो 105/100 कर लेंगे, या 21/20 भी कर लेंगे, है ना। अगले साल फिर 5% बढ़ी है तो 105/100। दोनों ही सही तरीके हैं, यहां पे कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जो चीजें कटने की है काटो। जैसे ये 21 तो बच्चे ये 20, बच्चे फिर ये 21 और फिर ये 20, ठीक है। तो 0 0 0 0, 2 दूनी 4, 4 से बच्चे ये 40 बार, 40 बार, है ना। तो 21 में 21 की गुणा 441 और गुणा में 40 जी। सर 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, यानी कि 17,640 हो गया। तो ऑप्शन ए आ गया बेटा 17,640। या आप सीधा ही 10.25% भी बढ़ा सकते थे। आप गुणा करते 16,000 में 110.25%, ठीक है। क्या निकालते बच्चे? 16,000 गुणा 110.25 और अपॉन में 100, ठीक है, वो भी हो जाता। आइए, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बेटा अब तो आपके पेपर शुरू हो गए हैं, अब मॉक टेस्ट का क्या फायदा, बताओ मेरे को। अब मॉक टेस्ट का कोई फायदा है? आपके तो एग्जाम ही शुरू हो गए हैं। ये प्रैक्टिस हो तो रही है आपकी। चलो, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। मैंने कल भी बताया था, अगर 2 किलोमीटर 10 मिनट में जाएगा तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगा? आप कहेंगे 12 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो सर ये स्पीड होती है हमारी v+w, कितनी होगी? 12 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है कि 2 घंटे में 12 किलोमीटर वापिस आता है। अगर 12 किलोमीटर 2 घंटे में आता है तो 1 घंटे में 6 आएगा, ठीक है। तो ये स्पीड होती है हमारी v-w, ये होगी बच्चे हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। चाहिए क्या उसे? उसे चाहिए धारा की चाल, यानी कि w चाहिए। कल मैंने बताया था कि अगर छोटा नंबर निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 12 में से 6 गए 6 और उसका ठीक आधा कर दो बच्चों, तो वो आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर पर आवर। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब, शाबाश, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जबरदस्त तैयारी में है आप लोग, जबरदस्त तैयारी में है। आगे फिर चलते हैं। ये क्या भाई? अच्छा बच्चे ये मिस प्रिंट है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग 15 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चे लाभ तो हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है बेटा, लाभ तो हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं तो टोटल ही 4 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। एक बार विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक बार विक्रय मूल्य के बराबर हानि, एक बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक बार क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो हम करते हैं 3 इंटू में 100, ठीक है। और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है बच्चे इन दोनों का डिफरेंस, तो 15 में से 3 गए कितना? 12। अगर हानि होती विक्रय मूल्य के बराबर तो दोनों फिर जुड़ जाते, तो 3 चौके 12 और 4 से बचे ये 25%, ठीक है। तो 25% जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ठीक है। चलो शाबाश। आइए अब बताओ यार, ये सवाल पूछे जा रहे हैं पर आज मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से लाया हूं, लगभग 9-10 क्वेश्चन हैं जहां आपको बेटा आनंद आएगा, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कल से फिर ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डाल लूंगा प्रैक्टिस सेट में, है ना। क्योंकि पूरे भाई क्लास 55 मिनट या 60 मिनट तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि भी 30-40 मिनट पढ़ाया और फिर यहां से गायब, नहीं। चलो मेरे भाई, धवल और धीरज, धवल और धीरज यानी कि एक है D1 और एक है D2। धवल और धीरज किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। उसके बाद में धवल, धवल कौन है? D1, ठीक है, ये कर सकते हैं 20 दिन में। टोटल वर्क क्या है मेरे बच्चे? भाई टोटल वर्क कितना है? 60, ठीक है। 12 पंजे 60 और 20 तिये 60। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि D1 का जो एफिशिएंसी है 3 है, तो D2 का एफिशिएंसी कितना बच्चे? भाई दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो 60 काम है और 2 की गति से करना है बेटा,
तो कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे बेटा। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। ठीक है, जो आप लोगों की चिंता है, ठीक है, आप लोगों की जो चिंता है मेरे बच्चे कि दूसरे तरीके से मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है, उसी तरीके से कराऊंगा, है ना। देखो बस इतना फर्क आ सकता है कि भाई कोई और करा रहा होता तो देखो सभी एक तरीके से ही कराते हैं, वो ऐसे कुछ कुछ ऐसे करा देते हैं कि भी एलसीएम यहां लेते हैं, कुछ ऐसे करा देते हैं कि भी ए और बी है, एलसीएम इस तरफ लेते हैं, कुछ एलसीएम इस तरफ लेते हैं, तरीके सब वही हैं। ठीक है, अगर आप एक सेकंड देना मेरे को। कहने का मतलब बच्चों ये है, ठीक है, आंख में मच्छर गिर गया था अभी। कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि होता क्या है, या तो हमारा भी बेसिक ही क्लियर नहीं है। एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है और सिलेबस उसका पूरा हो चुका है तो उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटा, है ना। फिर अब ऐसे थोड़ी है कि भी कैसा भी पेपर आएगा तो वो आराम से उससे निकल जाएगा, है ना। चलो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करके जाएं, हो सकता है 2 मिल जाएं आपको पेपर में, 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, पिछली बार भी खूब क्वेश्चन आ रहे थे सिंप्लीफिकेशन के, ये जो बोर्ड मास पर आधारित सवाल है बच्चे, ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके का पेपर आएगा तो मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगेंगे करने में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताओ इसका जवाब। बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं 77/15। ठीक है, पहला आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप कहेंगे सर 5 चौके 20 होते हैं, 4 जोड़ दिया तो 24/5। ठीक है सर, इंटू 3/8 प्लस ब्रैकेट में क्या है जी, 2 3 6 और एक 7/2 प्लस 2/3 और इंटू में क्या है 4/5। ठीक है सर, अगर आप इनको जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां एल्शियम कितना है, तो यहां जोड़ के बता देता हूं। 7/2 है और 2/3 है। ठीक है, एल्शियम कितना सर 6 है। 2 3 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 25/6 आ गया बेटा, जोड़ने के बाद में 25/6 आ गया, है ना। जोड़ने के बाद में 25/6 आ गया जी। यहां इंटू का साइन है। आप कहेंगे सर 5 से ये 5 बार कटेगा। ठीक है, ये हो गया, या 2 दूनी 4, 2 3 6, बेटा ये कितना आ गया? 10/3। यहां कुछ है, हाँ जी, 8 3 24, ये कितना है? 9/5 और दाई तरफ से आया है 10/3। सर एल्शियम कितना है? 15। ठीक है, 5 3 15, 9 3 27, 3 5 15 और कितना हो गया बच्चे? ये 50 हो गया। तो कितना आ गया? 77/15। जो बच्चे 77/15 कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन आप मान के चलो आएगा एग्जाम में, है ना। शाबाश। चलो भाई, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था 2 2 3 3। ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों ये देखना है कि जो ट्रेन चल रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड को हम जोड़ेंगे। तो स्पीड कितनी है सर? ये है हमारी 48 और ये है 40, सॉरी 42, तो कितनी होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलनी है। क्यों बदलनी है? क्योंकि बच्चे जो लंबाई है ना वो मीटर में है। एक ट्रेन की लंबाई 230 है, दूसरी की है 270, तो कितनी होगी? 500 हो गया ना। ठीक है, लंबाई होगी, दोनों को जोड़ दिया 500 और हमसे टाइम पूछा गया है 18 पंजे 90। ठीक है, तो टी बराबर आया आपका 500 अपॉन में कितना? 25। ठीक है, तो सर 20 सेकंड आ गया। कितना? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड हमारा बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, 20 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके, देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक भाई कह रहा कि पहले कभी नहीं देखा, भाई कोई बात नहीं, अब तो देख लिया। ठीक है ना, अब देख लिया, आगे से ध्यान रखना। अच्छा, आपको जो है बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, पढ़ाई पे।
एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ होता है। अब उसे 14% का लाभ चाहिए, यानी कि उसका लालच बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 10% के लाभ में उसका पेट नहीं भर रहा, उसका लालच बढ़ता जा रहा है। यानी कि बच्चे 22,000 में बेचने के बाद में उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10% का हुआ। तो क्या ये 110 यूनिट का मान है? ठीक है, 110 यूनिट का लाभ चाहिए उसे, 14% का, यानी कि 114 यूनिट का मान चाहिए उसे। 110 से हम इसको काट लेंगे जी, क्या बार काटेंगे? 200 बार। ठीक है, 114 का 200 गुना, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 100 का दुगुना 200 और 14 का दुगुना 28, तो बच्चे 228 आ गया, 228। ठीक है, यानी कि 22,800। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, 22,800 आ गया बच्चों, 22,800। ठीक है, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन। ये हुई ना बात, शाबाश। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो आप तोड़ फोड़ कर दोगे। ठीक है, आप कंप्यूटर को हिला दोगे, वहां पे माउस वगैरह को हिला दोगे। देखो बच्चे, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे? आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें खर्चा उतना ही रखना है, खर्चा पहले जितना ही रखना है, भाई 25% की कीमत में कमी होगी। हम ये कह सकते हैं जो वस्तु पहले 100 रुपए की आती थी, आज के समय में वो 75 की आती है। ठीक है, हालांकि हमको बेटा खर्चा पहले जितना ही रखना है। पहले हम 100 रुपए खर्च करते थे किसी वस्तु पे, ठीक है, आज 75 रुपए खर्च करेंगे अगर क्वांटिटी उतनी रखें या कंजप्शन उतना ही रखें। हालांकि हमको तो बेटा कहने का मतलब है खर्चा पहले जितना रखना है। तो खर्चा पहले जितना रखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 75 को अगर 100 बनाना है, तो 75 को 100 बनाना है तो 25 की वृद्धि करनी है। कितने में करनी है? 75 में। ठीक है, 25 दिए 75, ये होता है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/3 को प्रतिशत में बदलोगे बेटा तो 33.33% आएगा। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसके विकर्णों की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। एक भाई पूछ रहा दीपक भाटी सर कहां गए? भाई दीपक भाटी सर ने मुझसे ये बोला है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि इनमें से कौन से बच्चे येलो टी शर्ट लेने के लिए आएंगे सम्मान समारोह में। भाई तभी तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा जब एग्जाम को निकालोगे। ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाओगे येलो टी शर्ट लेने के लिए है। उसके लिए तो फिर मान के चलो कि भाई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो फिर तो अगली साल फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उनसे मिलना ना, कब मिलोगे? सम्मान समारोह में नहीं मिलोगे। ठीक है, येलो टी शर्ट मिलेगी आपको, मैं भी मिलूंगा वहीं पे। रोम्बस जानते हो ना बच्चे, एरिया क्या होता है? जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है? 10 है, दूसरा विकर्ण कितना है? 8.2। 2 से इसे काट लो। ठीक है, 4.1। ठीक है, 10 की गुणा 4.1 में करेंगे तो 41 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 41। ठीक है भाई, जीरो से ये डेसिमल कट जाएगा तो 41 बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लो यार, कुछ है तो है नहीं, है ना? कुछ भी नहीं है ये। 4800 की राशि एबीसी के बीच 3-4-5 के अनुपात में बांटी जानी है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है बताओ मेरे को। ठीक है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक भाई कह रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, यानी कि मेंस देखो बेटा, अभी भी टाइम है। अगर आपके एग्जाम में भी कुछ दिन बाकी हैं तो मेंसुरेशन 2D और 3D को करके जाओ, है ना? यहां से सवाल आ रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल तो आसान आ रहे हैं, तो उसको कैसे इग्नोर कर दोगे आप? 4800 की राशि को बांटा जाना है 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, 12। तो एक यूनिट का मान हो गया 12 × 4 = 48, यानी कि 400। ठीक है, कह रहा है बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे जी 1 यूनिट ज्यादा है, और 1 यूनिट का मान कितना है? 400 है। 1 यूनिट का मान 400 है। चलिए, ठीक है, बाद में मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप घबराना नहीं है बेटा।
नहीं, अभी पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चे। देखिए, रूबी और सोनी की औसत आयु 40 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात है 11:5। ठीक है, अगर आयु का अनुपात है 11:5, तो 11 और 5 कितने होते हैं? 16। ठीक है बेटा, 11 और 5 कितने होते हैं? 16। तो आयु का योग कितना हो गया? 16। फिर आपको पता है कि औसत आयु 40 है। ठीक है, दो की औसत आयु 40 है। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां। तो औसत आयु 40 है, तो 40 का दुगना हो गया 80। तो एक यूनिट का मान कितना है भाई? 16 पंजे 80। किसकी आयु चाहिए हमें? सोनी की। सोनी कौन है? सेकंड पर्सन। तो सोनी की आयु कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 में 5 की गुणा करेंगे तो 25 आ गया। 5 में 5 की गुणा करेंगे तो 25 आ गया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता है? नहीं। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो 13 में से 10-11 क्वेश्चन ऐसे जहां पेन चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलेगा ही नहीं। स्पेशल प्रैक्टिस सेट कितने कराए जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है बेटा। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कहेंगे लास्ट तक कराने, हम तो लास्ट तक करा देंगे। ठीक है, जिस दिन लास्ट पेपर होएगा उससे पहले भी करा देंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। बताओ। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 4, द एवरेज ऑफ 2 देम is 3.5 while the average of another two numbers is 3.75. What is the average of the remaining two numbers? बोलिए सर। बच्चे कह रहे हैं 4.75। ठीक है भाई, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है, तो योग हो गया 24। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूं। 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो योग कितना हो गया? उनका सम हो गया 24। दो संख्याओं का औसत है 3.5। ठीक है जी, तो 35 का दुगुना 70 हो तो ये 7 हो गया जी। ठीक है, दो संख्या और है, उनका औसत है जी 3.75। तो गुणा करेंगे तो 3 का दुगुना तो 6 हो, और 75 का दुगुना कितना हो? 150। तो 6 7 8.5 ना ये। 75 का दुगुना 1.5 हो गया, मतलब 75 पैसे का दुगुना 1.5 हो गया, तो 1.5 जोड़ना 6 में। 6 7 नहीं, 7.5 आ गया, माफी चाहूंगा, 7.5। ठीक है, उसके बाद में मेरे बच्चे कह रहा है कि शेष दो संख्याओं का औसत। तो टोटल कितना था? 24 था, और इसमें से कितना माइनस होएगा? 7 और 7 14, यानी कि 14.5। कितना बचेगा? आप कहेंगे जी ये बचेगा हमारा 9.5। और ये शेष दो संख्याओं का औसत है, इसको दो जगह बांट दो, दो जगह, दो जगह। ठीक है, जब दो जगह बांटोगे तो आप कहेंगे सर 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी 2 सत्ते 14, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो 4.75, 4.75, यानी कि 4 रुपए 75 पैसे, 4 रुपए 75 पैसे। ठीक है, बढ़ो आगे। यहां पॉइंट था, है ना, थोड़ा सा छुप गया ये बेटा। कितना था? 9.5 था, 9.5। आइए आगे। भाई बच्चे बड़े स्मार्ट है, शॉर्ट में बनाते हैं, शॉर्ट में नहीं बनाते तो बच्चे कहते हैं शॉर्ट में बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं जी एक्सप्लेन करो उस चीज को। बेटा ये कोई समझाने का सवाल था ही नहीं, है ना। अगर अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि भी 6 और 4 की गुणा क्यों हो रही है, एक बच्चा कह रहा कि ये 24 क्यों आया। ठीक है, अब मैं कैसे बता दूं ये 24 क्यों आया बेटा, है ना। ये तो आप कहने का मतलब ये है बेटा, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं बेटा, फिर आप बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, ये एक सच्चाई है। ठीक है, ये एक सच्चाई है कि आप पिछड़ गए हैं। 24 कैसा आया? मुझे एक बात बताओ भाई, आप थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। अब ये येलो टी शर्ट है तो इसको येलो ही तो बोलूंगा, ये थोड़ी कहूंगा ये ब्लैक है। ठीक है, आप थोड़ा सा पिछड़ गए हैं भाई। देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर यात्रा 4 घंटे में जाती है। ठीक है जी, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो इसको बोलते हैं B+W। मेरे बच्चे, अगर आप 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाएंगे, 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाएंगे, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? 15। तो ये स्पीड होगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, नो प्रॉब्लम। यदि स्थिर जल में नौका की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मेरे बच्चे शांत जल में चाल है 13 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी सर, यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर बी 13 है, बी 13 है, तो डब्ल्यू कितना है? 2। बेटा बी कितना है? 13, क्योंकि 13 और 2 ही 15 होते हैं। तो यानी कि पानी की गति होगी 2 किलोमीटर पर आवर। है भाई, देख लो B+W कितना हो गया? 13 और 2 15।
तो कह रहा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाना है, तो स्पीड क्या होती है प्रतिकूल की, v माइनस डब्ल्यू, यानी कि 13 में से 2 गए तो 11 किलोमीटर बराबर। ओके, कितना जाना है सर, 30 किलोमीटर जाना है। किस गति से जाना है, 11 की गति से जाना, 11 की। ठीक है, तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, ये आ गया हमारा बेटा, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 2 सही 8/11, ठीक है, आवर। कोई शक किसी भाई को, सर कोई शक नहीं है, है ना। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऐसा लल्लू सवाल पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है बेटा, इस बारे में विचार करते हैं। एक बार मैं पता करता हूं कि ये जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है ये कब तक चलेगा। अगर ये सैटरडे को नहीं हुआ तो मैं बोट एंड स्ट्रीम की एक स्पेशल क्लास ले आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्लास ऐसी ले आएंगे कि आपका डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आपके बन जाएंगे, है ना। सैटरडे को देखते हैं फिर। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे जी मेरा तो सैटरडे से पहले ही एग्जाम हो जाएगा सैटरडे से पहले ही हो जाएगा, मेरा तो कल ही है, मेरा तो परसों ही है। देखो बेटा ये क्या है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सक्सेसिव का फॉर्मूला ही लगाते हैं बेटा, सक्सेसिव का फॉर्मूला ही लगाते हैं, तो आपने पढ़ा होएगा, होता है हमारा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है सर, ये पढ़ा होएगा आपने। तो आप कहेंगे 20 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 30, माइनस 20 में 10 की गुणा कितनी होती है 200, बच्चे बटे में 100। तो सर ये कितना आ गया, 28% आ गया। अभी मैंने केवल इन दोनों का निकाला है 28%, अब मुझे 5 को भी शामिल करना है। ठीक है, 28% तथा 5%, तो क्या मैं फिर से लगा सकता हूं। आप कहेंगे क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है, फिर से लगाने से कौन रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो मैं फिर से लगाता हूं इसी फॉर्मूले को, a प्लस बी यानी कि 28 और 5 कितने हो गए 33, माइनस 28 का 5 गुना यानी 140 और अपॉन में 100। ठीक है, कहां गया ये, यहां गया। तो बच्चे 33 में से एक घटाऊंगा 32, ठीक है, तो ये आ गया 31.60% या 31.6%। बात एक ही है, कहां गया ऑप्शन बी। ठीक है, या फिर मैं रेशो मेथड लेता, रेशो मेथड, ठीक है, पर मैंने देख लिया था कि हमारी कैलकुलेशन डेसिमल में जा रही है तो फिर ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, ये वाला ज्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत किसी भाई को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बताओ, करो बेटा इसको फटाफट सॉल्व। बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। भाई पहले हम बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को भी सॉल्व कर रहे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बच्चे कह रहे हैं डी आएगा, जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा इसको आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि 2 सवाल ऐसे कर चुके हैं, अब वही आपका जोड़ना घटाना भाग देना। ठीक है, पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। आइए आगे, रेलगाड़ी का भी ये दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, और सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन को मैंने मान लिया सभी सही कर देंगे, तो मुझे बताएंगे 20 में से कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, 20 में से कितने सही कर पा रहे हैं मुझे बताएंगे भाई। बेटा अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी ट्रैफिक सिग्नल को पार करती है, किसी पत्थर को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई को पार करती है। ये बात आपने पढ़ी होगी। अब दिक्कत क्या है कि रेलगाड़ी की जो गति है बेटा वो है किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो ये होगी हमारी स्पीड। बराबर डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर, और अपॉन में आपका टाइम। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, तो टी बराबर आ गया आपका 180 अपॉन में 15। ठीक है, तो क्या बार कटेगा 12 बार, तो सर 12 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे जी 12 सेकंड। ठीक है, शाबाश। चलो
अबे यार सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन है इसमें, चौथा सवाल है ना ये। चलो अब तो ये कर लो इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है, ऐसे 40-50 क्वेश्चन किसी भी किताब से देख के चले जाना, ठीक है, उनको करने बैठ जाना, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, जो अच्छा है उसको तो मैं ये बात बता ही नहीं रहा, जो बच्चा गणित में थोड़ा सा कमजोर है, अगर ऐसे 3-4 सवाल आ रहे हैं ना, ठीक है, तो 40-50 क्वेश्चन वो करके जाना, ठीक है। देखो बेटा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9, और 9 से इसको काटूंगा, 9 दूनी 18, यानी कि यहां तक आया 2। अब 2 की गुणा 5 में होगी, 2 पंजे 10, ठीक है। अच्छा, इधर भाग का चिन्ह है, तो बेटा यहां से क्या आया, 2 आया। मैं फिर से समझाता हूं क्यों आया, देखो, ठीक है बेटा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 9, 9 का भाग 18 में देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 गुणा 5, ठीक है, गुणा 24। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलेंगे तो 1/30 लिख सकते हैं, 1/30, ठीक है। 5 दूनी 10, 30 और 3 अट्ठे 24, तो 8 हमारा जवाब है, ठीक है। बताओ 8 हमारा जवाब है बच्चे। चलो बेटा, ये जो है बोट एंड स्ट्रीम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बोट एंड स्ट्रीम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। बोट एंड स्ट्रीम से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ना, वो आपके सामने है, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे है। बताओ, शांत जल में एक नाव की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। If it takes 4 times as long to travel against the current as it does to travel in the direction of the current, what is the speed of the current? बच्चों एक बात बताइए, हम बार बार पढ़ते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस होता है स्पीड, ठीक है, इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी होती है हमारी 4 गुना समय। जब हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं, हमारे पास में हमेशा 2 स्पीड होती हैं, एक तो होती है b+w, ये स्पीड होती है बच्चे डाउन स्ट्रीम में, यानी कि पानी की दिशा में, और ये होती है अगेंस्ट द करंट, ठीक है बच्चे, ये होती है बच्चे आपकी अगेंस्ट द करंट, यानी कि पानी के विरुद्ध। अब आप एक बात बताओ, वो कहता है यदि इसे धारा की दिशा में जाने में धारा की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है उसका, अगर वो पानी की दिशा में जाता है तो उसको टाइम लगता है 1 यूनिट, और पानी के विपरीत जाता है तो बच्चे 4 गुना समय लगता है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहां टाइम 1 घंटा लगा है तो यहां 4 घंटे लगा है, ठीक है। मैंने इन दोनों को बराबर क्यों रख लिया, बराबर इसलिए रख लिया क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम, तो ये भी दूरी है, स्पीड इनटू में टाइम ये भी दूरी है। हमको क्या करना है, हमको केवल b की वैल्यू रखनी है, कितनी है 6 प्लस w बराबर, b की वैल्यू कितनी है 6 माइनस w, और ये 4 है सर, ये तो हमारा 6 प्लस w आ गया, ओके। 4 की गुणा अंदर करेंगे तो 24 और माइनस 4w, माइनस 4w और w, तो ये हो गया हमारे 5w, ठीक है बेटा। 6 को 24 में से घटाएंगे 18, तो w कितना हो गया जी, w आ गया 18/5, ठीक है। दोनों का दुगुना कर दो, 18 का दुगुना हो 36, यानी कि 3.6 आ जाएगा। यानी कि पानी की जो गति है ना, वो है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा पानी की गति है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कह सकते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सवाल था। एक बच्चा कह रहा 30 क्वेश्चन लाओ, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम 30 ही लाए हैं, ठीक है बेटा। अब आप एक बार अपना स्कोर बताओ कि आपके 20 में से कितने हैं, ठीक है। उस सवाल को जो होमवर्क में दे दिया था हमने मान लिया चलो सबका सही है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 में से 20 सही है, ठीक है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं। हाँ देखो ये हुई ना बात, गजब बेहतरीन। एक भाई कह रहा 16, बेटा 16 और 15 थोड़ा सा स्कोर को बढ़ाओ, वो कम है अभी, है ना, इस पेपर को देखते हुए, इस पेपर को देखते हुए थोड़ा सा कम है। चलिए अब कुछ अच्छे सवाल मैं ले लेता हूं। बेटा ये सारे सवाल वो हैं जो अभी 2025 में पूछे गए हैं,
ठीक है, किसने पूछे हैं? एसएससी ने पूछे हैं, क्योंकि हमको तो एसएससी का ही एग्जाम देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो हैं जो एसएससी ने पूछे हैं हाल फिलहाल। ठीक है, सारे अच्छे सवाल हैं, तो इन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 20% ज्यादा रखता है और 10% की छूट देता है। अगर उसे 72 रुपए का लाभ हुआ है तो वस्तु की लागत कीमत कितनी है? वो कह रहा व्हाट इज द सीपी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना आपको। बताइए, बच्चों को उत्तर आ रहा 900। देखो बेटा, ऐसे सवालों में मैं करूंगा क्या कि मैंने कॉस्ट प्राइस जो है बेटा वो मान लिया 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपनी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 20% ज्यादा रखता है, इससे 20% ज्यादा। ठीक है, 20% ज्यादा, तो एमपी कितना हो गया बच्चे? 20% ज्यादा यानी 120। उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, मैंने 10% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होएगा बेटा? 120 पे 10% का डिस्काउंट यानी 90 बटे में 100। ठीक है सर, आपका विक्रय मूल्य हो गया 12 निम्न 108। मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो एक भाई आप में से बोलेगा सर कैसी बात कर रहे हो, 100 का आपने खरीदा और 108 में बेचा। आप बोलेंगे सर 100 का खरीदा 108 में बेचा, तो जो लाभ हुआ है ना वो 8 रुपए का हुआ है। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ हुआ है 72 रुपए का। इसका मतलब यह हो गया कि एक यूनिट का मान है 9। ठीक है, एक यूनिट का मान है 9, 8 निम्न कितने होते हैं? 72। तो कहता है लागत कीमत बताओ, तो लागत कीमत तो 100 थी और एक यूनिट का मान 9 है। ठीक है, तो बच्चे लागत कीमत कितनी आ गई? 900। तो किराया मूल्य कितना आ गया? 900 रुपए आ गया बेटा। किराया मूल्य कितना आ गया? 900 रुपए। ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो अभी पूछे गए हैं, कुछ महीने पहले पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, जो कुछ महीने पहले पूछे गए हैं, समझ रहे हैं आप? आइए चलो, ए पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, his income increases by 30% and he increases his expenditure by 20%. Find the percentage increases in his saving. Please tell me. बताओ बच्चों। बताइए बेटा, हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, एक चीज होती है इनकम, इनकम यानी कि बच्चे आय। एक होता है एक्सपेंडिचर यानी कि सर खर्चा, और तीसरी चीज होती है आपकी सेविंग यानी कि बचत। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं 100 रुपए कमाता हूं और 60 रुपए खर्च करता हूं तो मेरी बचत होगी 40 की? थोड़ा सा रेशो बना लेते हैं, है ना? 20 पंजे 100, 20 तीय 60 और 20 दूनी 40। यह अनुपात आ गया हमारी किसका? इनकम का, खर्चे का और बचत का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी इनकम में 30% की वृद्धि होगी। अगर 5 में 30% की वृद्धि होगी तो आज के समय में मेरी इनकम है बच्चे 150%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होगी, तो खर्चा कितना मेरे भाई? खर्चा है 20 या 60%। कहता है बेटा उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी वृद्धि हुई है X% की। तो बचत आएगी कब? जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दूंगा। तो 150 में से 60 गए तो 90%। तो मुझे बताओगे कि 2 में किसकी गुणा करूं 90 आ जाए? आप कहेंगे 2 में 45 की गुणा करोगे तो 90 आएगा, या कह सकते हैं x बराबर आ गया 90/2%, यानी कि सर 45% आ गया। तो 45% बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। 45% जो है बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे 45% उत्तर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है? पानी और दूध का अनुपात। एक बात बताओ आप मुझे बच्चों, एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ कि ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, मैंने 50 रुपए में खरीदी
पानी की भरी हुई बोतल मैंने 50 रुपए में खरीदी और मैं इसको 50 रुपए में ही बेचने लगूं, क्या मुझे लाभ होएगा? नहीं होएगा। मेरी बात को समझो। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब होता है जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। मान के चलो मैंने ये 50 रुपए में खरीदा और मैं इसको 50 में ही बेचने लगूं, तो मुझे लाभ नहीं होएगा। मुझे लाभ कब होएगा? जब मैं इसमें मिलावट कर दूंगा, ठीक है, या कम दूंगा, है ना। मिलावट करने का मतलब ये होता है, मान के चलो पहले इसमें मिनरल वाटर था और मैं किसी झोड़ पोड़ में से पानी भर लूंगा या किसी टंकी का पानी भर लूंगा, है ना। मिलावट करूंगा यानी कि चीटिंग करूंगा, तो मुझे लाभ होएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये मोबाइल फोन है, मान के चलो मैंने 10,000 रुपए का खरीदा और मैं इसको 10,000 में ही बेचने लगूं, क्या मुझे लाभ होएगा? नहीं होएगा। लाभ कब होएगा? मैं इसमें गड़बड़ कर दूं। इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? या तो मैं इसकी बैटरी बदलवा दूं, है ना, या इसका ये जो मतलब फोल्डर होता है, इसमें से ओरिजिनल फोल्डर को निकाल लूं और इसमें खराब वाला डलवा दूं, बेकार वाला, है ना, तभी तो होएगा ना गड़बड़, है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें? तो कहता 25% का लाभ होएगा। सभी बच्चे जानते हैं कि भाई 25% को हम लिख सकते हैं बेटा 1/4, 1/4, ठीक है। यानी कि जो चीटिंग है ना वही लाभ है। तो 4 पे 1 का लाभ, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, तो ये क्या है? लाभ है, लाभ। यानी कि बच्चे 4 लीटर दूध में आपने 1 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है। 4 लीटर मिल्क में आपने 1 लीटर पानी मिलाया है, यही आपसे पूछा गया है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:4, 1:4। चलो, एक भाई कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, ये 10,000 का ही खरीदा है, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने इसमें केवल यहां पे जो है ये वो लगवा लिया है, ठीक है, ये चिपकवा रखा है। नहीं तो यहां ओरिजिनल जो है ना वो लावा है, लावा। समझ रहे हो आप? लावा। केवल मैंने यहां पे क्या करा है कि जो इसका कवर है ना, कवर, कवर ये मैंने आईफोन का डलवा रखा है। नहीं तो ये ओरिजिनली अभी मैं इसको निकालूंगा तो ये लावा का है फोन। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, चीटिंग कर रखी है हमने उसमें। बताइए जी एवरेज क्या होएगा? आप कहेंगे सर, ठीक है, 18 में 10 जोड़ दिया 28, में 10 जोड़ दिया 38, 10 जोड़ दिया 48 और 10 जोड़ दिया 58। यानी कि बच्चे ऐसी स्थिति में जो मिडिल वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, वही औसत होता है। तो बीच की वैल्यू कितनी है? 38 है। बेटा जो बीच में संख्या है ना वही तो औसत है, जो बीच में संख्या है वही औसत है। ओके, आइए चलिए बच्चे, एक भाई कह रहा 15,000 में हमें दे दो। भाई आ जाओ, एड्रेस पर भी ले लो, 5,000 का लाभ, मजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे एड्रेस पे, अभी दे देंगे 15,000 का। तो वादे से नहीं मुकरेंगे। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बच्चे कह रहे हैं 55। शाबाश, बेहतरीन। बेटा क्वेश्चन क्या है? राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करे और वो 25 अंकों से फेल हो गया। फेल नहीं होने देंगे हम किसी को भी, ठीक है। फेल क्यों नहीं होने देंगे बेटा? देखो 20% प्राप्त करे उसने और वो 25 अंकों से फेल हो गया। मैंने इसको 25 नंबर दे दिए बेटा। अब देखते हैं ये कैसा फेल होता है। अगर उसके 25 नंबर कम थे तो मैंने उसको 25 नंबर दे दिए, पास कर दिया मैंने। देखो 25 जोड़ दिए उसके में। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, ठीक है जी, 50% अंक प्राप्त करता, तो कहता है कि उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा मिलते। 20 अंक ज्यादा मिलने का मतलब क्या होता है? यानी कि जितने पर मेरिट जाता है, कट ऑफ जाता है, उससे 20 ज्यादा। जितने पर कट ऑफ गया उससे 20 ज्यादा। तो हमने क्या करा बेटा, इसमें से 20 कम कर लिए। ऐसा करके हमने क्या करा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर कर ली। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर बच्चे 50% में से 20% को माइनस करूंगा तो 30% आएगा, बराबर। माइनस का 20 है, इधर लाके जोड़ूंगा तो 45 आएगा। 30% की वैल्यू 45 है, तो 1% की वैल्यू होगी 45/30। ये 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो जी। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे निकालना है बच्चे टोटल, ठीक है। मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। पेपर कितने नंबर का? जैसा आपका 80 नंबर का है, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 2 से ये 50 बार और 50 तिया 150। बेटा पेपर है 150 नंबर का, ठीक है बेटा।
पेपर कितने का, 150 नंबर का। जैसे आपका कितने का है, 80 क्वेश्चन है ना, शायद 160 नंबर का है। ठीक है, कल मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो एक बच्चे ने कमेंट में लिखा हुआ था अभी तो इसको ये भी नहीं पता नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये कैसे पढ़ाएगा। अरे भाई, जब मैंने पढ़ा ही नहीं रहा था एसएससी जीडी के लिए, तो मैं आपका नोटिफिकेशन क्यों देखता जाके। ऐसे तो यार कितने सारे एग्जामों के लिए पढ़ा रही हैं, सबका थोड़ी देखता फिरूंगा, मुझे क्या एग्जाम देना है ना। वो कह रहा था बच्चा कह रहा था अभी तो इसको यही नहीं पता कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये क्या पढ़ा लेगा। तो भाई जब मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, क्या आपके साथ में बैठना है मुझे। चलो, तो बच्चे 150 कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। जो पहला वाला बच्चा था यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जो दूसरा बच्चा था ना, दूसरा, उसके 50% आए, तो 150 का 50% यानी कि आधा हो गया 75। बेटा 150 का 50% निकालेंगे, उसके 75 आए, और कितने नंबर ज्यादा थे, ठीक है, 20 नंबर ज्यादा थे, यानी कि पास होने के लिए 55 चाहिए थे। या आप 150 का 20% निकालते और उसमें 25 जोड़ देते, तो यानी कि 55 नंबर पे पास है, 55 नंबर पे पास है। आइए, एक भाई कह रहा है कि इतने आसान क्यों करा रहे हैं। बेटा आसान नहीं, मैं अच्छे सवाल करा रहा हूं, ठीक है, अच्छे नहीं, जो सवाल अभी पूछे गए हैं एग्जाम में मैं वो करा रहा हूं, 2025 के क्वेश्चन, ठीक है। अब मान के चलो मैं बहुत ज्यादा कठिन करा दूं और पेपर में वो आ नहीं रहा, तो उसका फायदा क्या है। ठीक है, मैं अच्छे सवाल करा रहा हूं। बताओ, आपको नंबर सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था सर ने, ठीक है। मैंने देखा था कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से शायद उन्होंने शुरुआत करी थी, तो इसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान भरे, ठीक है, वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। बताओ बेटा, आपने पढ़ा होगा कि भाई जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में या भिन्न यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं बेटा। ओके बेटा, ये अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होता है बेटा वोल नंबर, ठीक है, और पूर्णांक होता है इंटीजर, पूर्णांक होता है इंटीजर, ठीक है। तो आपको पता है इंटीजर क्या होता है, तो यहां हमारा आ जाएगा बच्चे अपरिमेय संख्या। भाई जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तो वो कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है बेटा, यानी कि इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको रूट से बाहर नहीं लिखा जा सकता है ना, जैसे रूट 3 है, रूट 2 है, ठीक है, रूट 5 है, तो ये सारी बच्चे अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, समझ रहे हैं आप। चलो आगे, ठीक है, बट ये अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ बच्चे, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होती है वोल नंबर्स, है ना, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, है ना, अनंत तक जाती हैं। और पूर्णांक तो इंटीजर होता है, ठीक है, पूर्णांक इंटीजर यानी कि जिसको हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे +1, ठीक है, -1, +2, -2, +3, -3, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक टंकी में 120 लीटर शुद्ध दूध है, 30 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है, फिर मिश्रण के 30 लीटर निकाला जाता है और फिर से पानी डाला जाता है, यानी कि 2 बार प्रक्रिया करिए, ठीक है। अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है, प्लीज बताइए। एक भाई कह रहा तेज चलो। बेटा ये तो देखो हम 27वां क्वेश्चन करा रहे हैं और अभी 50 मिनट हुई है, ऐसी बात करते हो यार तुम। कभी कभी ऐसा मन करता है, मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तेज चलो, मतलब कितनी देर में करा दूं प्रैक्टिस सेट, 10 मिनट में करा दूं क्या। इतने समझदार बच्चे हो यार, पढ़ने में इतने अच्छे हो और इतनी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की है, जो डेकोरेटिव एग्जाम होता है, डेकोरेटिव फोर्स होती है, सम्मान, है ना, सम्मान की नौकरी होती है, और फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। एक टंकी में 120 लीटर शुद्ध दूध है, बेटा ये कोई टंकी है, ठीक है, इसमें 120 लीटर शुद्ध दूध था, इसमें से 30 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया इसमें मिक्सचर, फिर 30 लीटर मिक्सचर निकाला और पानी डाल दिया, यानी कि 2 बार करा है। तो आप कहेंगे सर एक बारी में 30 निकाल रहा है, कितने में से, 120 में से, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि सर अगर 4 में से 1 निकाल रहा है, 4 में से 1 निकाल रहा है बेटा, 4 में से 1 निकाल रहा है तो कितना बचा, 3, और प्रक्रिया 2 बार करी है तो वापिस सर 4 से 3, तो हम कह सकते हैं बेटा 16, 3 तिया 9, ये शुरू में टोटल था, ये क्या है 16 में से 9 यानी कि ये मिल्क है,
तो पानी कितना है, 16 में से 9 घटा देंगे तो 9 यानी कि 7, पानी है 7। हमसे पूछा गया है अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, तो पानी तो 7 है और दूध है 9, 7 9 7 9 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, 7 9। ठीक है बेटा, यानी कि पानी उसमें 7 यूनिट है और दूध है 9 यूनिट, दूध 9 यूनिट है। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। चलो जी, ठीक है बेटा, 26वां क्वेश्चन मैं करा दूंगा दोबारा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 26वां क्वेश्चन और करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि तड़ेपन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, जो एक ट्रिक होती है जो लगातार सम संख्याओं और विषम संख्याओं पर लगती है ना, यदि तड़ेपन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1280 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, अगर हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 53 है, ठीक है, तो n-1, ठीक है, और उसका दुगुना कर दूं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 53, तो 2 गुणा 53 में से एक घटाएंगे 52, तो 52 का दुगुना कितना हो गया, 104। ठीक है, 104 हो गया। ठीक है, तो 104 बिल्कुल सही जवाब है, 104 बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। ऐसा करते क्यों है, आप एक बात बताओ। कुछ सम संख्या ले रहा हूं मैं, जैसे 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो 10 में से 2 गया 8, तो क्या हम ये फॉर्मूला नहीं लगा लेते, हम कर लेते पहले 2n-1। n कितना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो सर 5 में से एक गया 4, तो 4 का दुगुना कर दो, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाता, 8 आ जाता। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना, 8 है। ठीक है, ये हमारा सम संख्याओं पे भी लगेगा, ये हमारा विषम संख्याओं पे भी लगेगा, है ना। आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी 2025 में पूछा एसएससी ने, ठीक है, 2025 में पूछा है बेटा। औसत से तो यहां कोई मतलब ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि औसत 1280 है, बेटा औसत से कोई लेना देने नहीं है इस सवाल में। ठीक है, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, अगर आप मिडिल वैल्यू वगैरह निकाल के करेंगे तो टाइम लगेगा। आइए, बेटा सबसे बड़ी पूछो तो फिर तो आपको पता ही है कि मिडिल वैल्यू में हम करेंगे क्या। एक भाई पूछ रहा है यहां सबसे बड़ी निकालनी है, तो हम करेंगे क्या कि भाई औसत कितना है, 1280 है। ठीक है, 1280, तो सबसे बड़ी यहां रहेगी, ठीक है, यहां, और सबसे छोटी यहां रहेगी बेटा। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 53, तो 53 में से एक आपने निकाल ली, तो बच्चे कितनी संख्याएं बची हुई हैं, 52 बची हुई हैं। यानी कि 26 संख्याएं इस तरफ हैं और 26 संख्याएं इस तरफ हैं, और सम संख्याएं दो दो के अंतराल पे चलती हैं। अगर सबसे बड़ी चाहिए तो 1280 में हम कितना जोड़ेंगे बेटा, 1280 में, ठीक है, 26 का दुगुना 52 जोड़ेंगे। और सबसे छोटी चाहिए तो 1280 में से कितना माइनस करेंगे, आप कहेंगे 26 संख्याएं हैं तो 26 का दुगुना 52, इसमें से 52 माइनस करेंगे। ठीक है, हालांकि इस तरीके से हम सवाल को निकालते, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाते तो टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। कहां गया सवाल, ये रहा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, दुगनी हो जाना, वह समय ज्ञात कीजिए करें जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाए। बच्चे पैसे का दुगना होना, पैसे का दुगना होना, ठीक है, दुगना होने का मतलब है बेटा कि मैं किसी को 1 रुपया दूं, ठीक है, और वो 2 हो जाए। ठीक है भाई, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, दुगना होने का मतलब क्या है, दुगना होने का मतलब है मैंने किसी को 1 रुपया दिया और वापसी में मुझे वो 2 रुपए दे, इसी को दुगना होना कहेंगे। ठीक है, अगर एक का मुझे 2 मिल रहा है तो ब्याज कितना है बेटा, उसमें ब्याज 1 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, तभी तो दुगना हुआ होएगा। अब वो कह रहा है कितने साल में हुआ, 4 वर्ष में, 4 ईयर। अब उसने बोला बेटा वह समय ज्ञात करें जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाए। 7 गुना होने का मतलब है 1 का 7 होना, हालांकि ब्याज कितना बेटा, ब्याज तो 6 है, तो ब्याज कितना गुना हो गया, आप कहेंगे सर ब्याज हो गया 6 गुना। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना 4 साल, ये भी 6 गुना हो गया होगा, तो 6 चौके 24, 24 साल। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि साधारण ब्याज एक ही गति से ट्रेवल करता है, उसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है। वो इतना सीधा है कि बेचारा वो एक ही गति से चलता है, एक ही गति से चलता है। ठीक है, आइए सेम क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट, सेम क्वेश्चन है, बनाइए प्लीज।
रूपा, रूपा नहीं रुपया कह रहा हूं मैं, ठीक है। बेटा मेला फिल्म देख कर आया क्या, रूपा है कहां चली गई रूपा। हमारे यहां ऐसे ही बोलते हैं रूपा, रुपये को रूपा बोलते हैं हम, रूपा। देखो भाई, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। 6 गुना होने का मतलब है कि मैंने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है भाई, रुपा। मैंने किसी को 1 रुपया दिया और वो 6 गुनी होगी, यानी कि 1 की 6 होगी, पर ब्याज तो 5 है। कितने साल में जी, 7 साल में, ठीक है, 7 साल में। समान दर पर कितने वर्षों में 14 गुना हो जाएगा, तो 1 का 14 होना, 1 का 14 होना, ब्याज है 13। तो देखना ब्याज कितना गुना हो गया, जो ब्याज पहले 5 था आज 13 है, तो कितना गुना हो गया जी, 13 5 का कितना गुना है, 13/5 गुना। 13 5 का कितना गुना है, 13/5 गुना। तो 7 का भी उतना ही गुना कर दो जी, तो ये आ गया सर आपका 13 7 91/5, 18 5 90, 18 से ही 1/5, ऑप्शन ए, ठीक है। 18 से ही 1/5 बच्चे, 18 से ही 1/5। भाई ऐसी चीजों का मजाक मत उठाया करो, है ना। हम देहात में रहने वाले हैं, तो भाई हाँ, रूपा को हम रुपया को रूपा ही बोले हैं, ठीक है। पानी को पानी बोले हैं, तो उन चीजों का मजाक मत, है ना, कोई पर्सनली नहीं होएगा, मैं बता रहा हूं उसे, ठीक है भाई। देखना वो 26वां सवाल कौन सा था, कोई पर्सनली अटैक नहीं करेगा बेटा, देहाती लैंग्वेज पे, समझ रहे हो आप। आंख में यार मच्छर गिर गया आते टाइम। देखो बेटा, भाई ये इसमें समझाने का क्या था, एक भाई कह रहा फिर से समझा दो बेटा, ये तो आपको कहने का मतलब है ये सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया होएगा, तो वहां ये चीजें आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए थी, इसमें भी कुछ समझाने का है। अब भाई समझ रहे हो, मतलब जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनको रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बच्चा कहेगा कि जी √25 क्या ये भी है, तो मैं कहूंगा भैया √25 का मतलब होता है 5, और 5/1। तो इसको तो मैंने बच्चे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, इसको तो मैंने भिन्न के रूप में लिख लिया, तो ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतने ही क्वेश्चन थे, कल मैं अपनी तरफ से और, ठीक है ना, कल कल भी मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से लगभग 10-15 क्वेश्चन लगा के लाऊंगा, जो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आपको बेटा वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बेटा, और बाकी आपकी कोई भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। आपका बड़ा भाई हाजिर मिलेगा यहाँ पे उस समस्या